ज़ैगम साहब, इफ्तिखार साहब ऊपर बात कर रहे थे कि फंडामेंटल चेंजेस की ज़रूरत है। मतलब अगर वज़ीर आज़म साहब रस्मी खिताब कर रहे हैं या इस्तेहकाम की हकीकी ख्वाहिश की बात कर रहे हैं, आप उसको कैसे डिकोड करेंगे? वो तो कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स आके बैठे हैं, सियासी जमातों को साथ बैठने की बात कह रहे हैं। कहा जा सकता है कि PTI को भी उस बंद गली से निकालने की एक कोशिश या एक दावत है। किस तरह डिकोड करेंगे वज़ीर आज़म के स्टेटमेंट को और हमारे वे फॉरवर्ड को? मैं इफ्तिखार साहब से इत्तफाक करता हूं, लेकिन उनसे पहले शहजाद साहब इस कौम के बालों पर गिनवा रहे थे कि एक ऐसी कौम है जिसके कांधों पे पर हैं, तो फिर ये ज़मीन पर क्यों है? अगर इकबाल आज हम में होते तो वो कहते कि तू सी मुर्गी ज़िपस्तन चिराचुम मूर खुरी, कि तुम तो सी मुर्ग हो, परिंदों के बादशाह हो, आसमानों वाले हो, तो तुम चींटी की तरह क्यों रेंग रहे हो? और ये कौम आज चींटी की जगह रेंग रही है, चींटी की तरह रेंग रही है, तो वजह वही है कि इत्तफाक राय नहीं है, मंजिल का तयन नहीं है। देखें, जिस बाग में हर 3 साल बाद पौधे उखाड़ कर नए पौधे लगाए जाएं, उस बाग में कभी फल नहीं लगा करते। एक बाग भी तसलसल मांगता है और मुल्क भी तसलसल मांगता है। और वज़ीर आज़म साहब ने ठीक बात की है, और हमारी इशराफिया अक्सर ठीक बातें करती है। बाहर वाले आके कहते हैं कि यार तुम्हें सब पता है, तुम सब ठीक बातें करते हो, पॉलिसियां भी ठीक हैं, कानून भी बना लेते हो, अमल कौन करेगा? देखिए, 3 वजूहात हैं वज़ीर आज़म साहब जो ने बात की है उसके पीछे, जो अदम इस्तेहकाम है पाकिस्तान में, और जो इत्तफाक राय नहीं है, और जो कंसेंसस की ज़रूरत है, और जो हम पीछे हैं। मैं 3 वजूहात बताऊंगा और 3 उसके हल बताऊंगा। पहली बात हमारे यहाँ अदम इस्तेहकाम की ये है कि पाकिस्तान एक परपेचुअल लेबॉरेटरी है। वही जो मैंने आपको पौधे उखाड़ने की बात कही। ना हमारे हुकूमती बंदोबस्त में तसलसल है, तजर्बों पे तजर्बे हैं, एक निज़ाम से दूसरा निज़ाम है, एक एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट है। दुनिया में नहीं होता, तरक्की करने वाले मुल्कों में ऐसा नहीं होता। और उसके साथ जब हुकूमती बंदोबस्त में ही तसलसल नहीं है, तो फिर पॉलिसियों में क्या तसलसल होगा? दुरुस्त। तो पॉलिसियां भी बदलती हैं। किसी को समझ ही नहीं आती कि ये मुल्क आज इस तरह चल रहा है तो कल कैसे चलेगा, आज ये पॉलिसी है तो कल क्या होगी। टोटल एडहॉकिज्म। दूसरी बात क्या है, मुल्क को उसके इदारे चलाया करते हैं, इंस्टीट्यूशंस एसेंस होती हैं मुल्क की, और रूल ऑफ लॉ चलाया करता है, वो भी इदारे लाते हैं। तो हमारे यहाँ तो इदारों को पोलिटिसाइज कर दिया गया, अपने मफादात के पीछे कर दिया गया। जुडिशरी हो, चाहे एग्जेक्टिव हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कोई भी, आप इनके इंडिकेटर्स देख लें, इनकी सलाहियत देख लें, काबिलियत देख लें, खुद मुख्तारी देख लें, इनकी सलाहियत देख लें, हर चीज़ में पीछे। और तीसरी चीज़ जो एसेंस है, जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, मैं समझता हूँ उसके पीछे भी उनके जो एक मुशीर ख़ास हैं जो आए थे, स्टीफन डर्कन, उनकी सोच है, उनका बहुत मशहूर थ्योरी है जिसको वो एलीट बारगेन कहते हैं, कि जो मुल्क की जो ताकतवर लोग हैं, जो ताकतवर अशराफिया है, क्या उनका इत्तफाक राय मौजूद है कि मुल्क को कैसे चलाना है, मुल्क को तरक्की कैसे देनी है, माशी तरक्की क्या कैसे देनी है, रिफॉर्म कैसे करने हैं, अवाम को इत्मीनान कैसे देना है, सियासी इस्तेहकाम कैसे लाने हैं। यहाँ तो ये है कि आपस में इकट्ठे होते हैं किसी शॉर्ट टर्म गेन के लिए, फिर बिखर जाते हैं, इधर वाले उधर हो जाते हैं, इधर वाले उधर हो जाते हैं। लेकिन इस बात पे इत्तफाक नहीं है कि मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। तो 3 में अब वजूहात भी बता देता हूं जो इन्हीं से निकलती हैं। पहली बात यह है कि इस बात पे इत्तफाक राय होना चाहिए कि कौमी तरजीहात क्या होंगी, और बुनियादी कौमी तरजीहात अवाम को सेंटर करके, शुगर मिलों को सेंटर करके नहीं, सही, मईशत को, तालीम को, तरक्की को, इन चीज़ों को सेंटर करके। और दूसरी चीज़, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, अदारे बनाएं, उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करना छोड़ दें, उन्हें खुद मुख्तार बनाएं, ताकतवर बनाएं, उनकी सलाहियत बनाएं, उसमें लीडरशिप पैदा करें। और आखिरी बात ये कि माशी रिफॉर्म के रास्ते पर चलें, इसको एलिटिस्ट इकानमी से निकालें, इसको सही तौर पर एक ट्रेडिंग इकानमी बनाएं, अवाम की इकानमी बनाएं, एक तरक्की की इकानमी बनाएं। तो तब पाकिस्तान के पास जो पर हैं, जो इन अवाम के पर हैं, वो उड़ने के काम आ सकते हैं। दुरुस्त हो गया। तब हम आसमानों पे जा सकते हैं।
ठीक हो गया, वेरी वैलिड पॉइंट्स है साहब। हमाद गजनवी साहब, पाकिस्तान क्या कुछ रखता है दुनिया के स्टेज के ऊपर, उसके क्रेडिट्स पर भी बात होगी, कमियों कजियों की भी बात होगी, और ये भी होगी कि क्यों मौजूद है और आगे जाने के रास्ते में भी रुकावट है। ये फरमाइएगा कि हम जश्न आज़ादी को एक कामयाबी के साथ जोड़ के मना रहे हैं, मार्का हक की जीत के साथ। आप यहाँ से क्या देख रहे हैं? नए सुनहरी दौर का आगाज़ देख रहे हैं, आर्जी जज्बाती लहर है, हम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं जबकि हमारा अभी उधर का सफ़र भी शुरू नहीं हुआ, क्या समझते हैं आप? सबसे पहले तो आप सबको यौम आज़ादी मुबारक, दस्तूर के मुताबिक। और अगली बात, हमारी कामयाबियाँ बहुत सी हैं, कामरानियाँ बहुत सी हैं, आज का दिन है, हमें उस पर नाज करना चाहिए, हक बजाने में हम, और हमारी कोताहियाँ भी बहुत सी हैं, उनका भी अहाता करने की आज ज़रूरत है। सफ़र को देखा जाता है कि हम अब तक कहाँ आए हैं, कहीं बेसमती का शिकार तो नहीं हो गए, क़िबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सब कौमें यही करती हैं, हमें भी आज यही करना। हम अपना रास्ता एक दफ़ा दोबारा देखें कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। देखिए, पाकिस्तान गालिबन वो वाहिद मुल्क है जहाँ 78 साल बाद भी आपके कान में कभी ये बात पड़ जाती है कि पाकिस्तान क्यों क़याम में आया था, यानी उसकी वजह पे बहस शुरू हो जाती है। खलत मबहस गालिबन इसी को कहते हैं, यानी फ़िक्री स्मॉग, फ़िक्री जोलीदगी जिसे कहते हैं। भाई, हर रियासत दुनिया की एक ही मकसद के लिए वजूद में आती है, और इसका मरकज़ी किरदार कौन होता है? शहरी। और शहरी जितने भी तहरीक आज़ादी में शामिल होते हैं दुनिया भर में, तारीख़ में, वो सब एक ही ख्वाहिश के तहत होते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि उनको मसावात मिलेगी, बराबरी, हुकूक, कानून की हुक्मरानी, उनके वसाइल उनके हवाले कर दिए जाएंगे और वो उस पर तसर्रुफ़ हासिल कर लेंगे और अपनी तरजीहात के मुताबिक उनका इस्तेमाल करेंगे। ये एक फार्मूला है, पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल होता है। अब आप देख लीजिए कि क्या आपके यहाँ पर इस फार्मूले पर अमल किया गया, आपके शहरी के साथ वादा निभाया गया या अहद तोड़ा गया है? ये है बुनियादी सवाल। इसी से जाती हैं सब राहें। इस्तेहकाम की ख्वाहिश इसी से जुड़ी हुई है। इस्तेहकाम तो मंजिल है ना, वो रास्ता जाना कैसे है वो भी तो हमें बताइए, उसके खद्दो खाल वाज़े कीजिए, उसकी जुज़ियात बताइए। सबको मालूम है, ये तो कोई नया परिंदा है, हमने मिसाक जमहूरियत का नाम तो सुन रखा था, यानी रास्ता ये है इस्तेहकाम। ये एक नया नाम दे दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन तो मौजूद है, रास्ते तो मौजूद हैं, कि मुआहिदे तो मौजूद है रियासत और अवाम के। बिल्कुल, तो ये सिर्फ एक नाम दे दिया गया। ये एक ख्वाहिश तो है और बजा भी हो सकती है, क्योंकि इस्तेहकाम उनके, यानी उनको लगता है कि रियासत के फ़ायदे में है, उनके भी फ़ायदे में है। लेकिन बात यह है कि इस्तेहकाम तक पहुँचने का रास्ता जो है वो तो हमने बहुत बार तय किया है और बहुत बार तोड़ा है, खोटा किया है वो सफ़र। तो हमें बुनियादी बात फिर वही है कि आपका जो शहरी है, क्या वो आपका महबूब है? रियासत के दिल पर हुक्मरानी शहरी की है? ये है सवाल। आप शहरी को अपने किसी बड़े फैसले में शामिल ना करें और फिर आप कहें कि इस मुल्क पर आवाम की हुक्मरानी कागज़ों की हद तक आपने दी होगी कि उनके नाम पर हुक्मरानी की जाती है, लेकिन क्या वो वाकई किसी फ़ैसले में शरीक होते हैं? फ़ैसला करना तो कुछ, क्या उनसे मशवरा भी किया जाता है? पाकिस्तान की तमाम जंगें, 65, 71, कारगिल, 40 साल अफ़गान जंगें, क्या कभी किसी आवाम से मशवरा किया गया था इसके ऊपर? हाँ, आवाम ने उसके नताइज भुगते हैं और आज तक भुगत रहे हैं हम वो, लेकिन उनसे मशवरा नहीं किया। हालत अमन का भी यही मामला है। आप मिसाल देखिए कि ट्रंप साहब ने भी कुछ दिन पहले अनाउंस किया कि हमारा मादनियात की दरियाफ्त के हवाले से पाकिस्तान से एक बहुत ही आलीशान मुआहदा तय पा गया। अवाम इससे यकसर बेखबर थे, पार्लियामेंट इससे यकसर बेखबर थी। तो ये है जो तौक़ीर हमने की है आवाम की और शहरी की, जो कि हम मरकज़ी किरदार कहते हैं। हमने तो उसे मेहमान अदाकार के तौर पर ट्रीट किया है। तो मेरा ख्याल है ये सारा मामला इसी तरफ से जाएगा। यही जो इंतखाबात होते हैं वो पहला कदम है ना, इन इख्तियारात मुंतकिल करने का। आवाम वो समझते हैं कि हम अब नुमाइंदे चुनेंगे, वो नुमाइंदों पे फिर दबाव रखेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सीढ़ियाँ हम चढ़ते जाएंगे। सर, ना वो चुनाव आवाम की मर्जी के नताइज दे पाता है, ना वो दबाव बन पाता है, तो फिर किस तरीके से वो इंतखाबात इसलिए नहीं हो पाते जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इख्तियारात की मुंतकली का आगाज़ हो जाता है। तो इख्तियारात वो तो बड़ा तवील सफ़र है, बड़ा तवील सफ़र होता है, लेकिन उसका पहला कदम तो इंतखाबात ही होंगे ना। उसमें तो हम छेड़खानी से आज तक बाजी नहीं आ सके, तो इसी वजह से ऐसा होता है। तो मैं आखिरी सिर्फ ये बात कर दूं, बल्कि नारा लगा दूं कि सबसे पहले पाकिस्तानी
सबसे पहले पाकिस्तानी। ठीक हो गया जी, दुरुस्त हो गया। प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे कि वजीर आजम ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया है उसकी जानिब कदम बढ़ाने के लिए उस रास्ते का भी तयन करना ज़रूरी होगा जो उनकी जिम्मेदारी है कि मुल्क को इत्तेफाक राय से अवामी बुनियादी ज़रूरियात के ढांचे में ढाला जाए, ताकि जो मुआहदा अवाम के साथ है वो भी अपने अंजाम को पहुँचे। तो फिर जश्न हो, जीत हो, उसकी खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं।